पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बका की जंग लड़ रही है। आज बांग्लादेश से मैच हारे तो सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और जीते तब भी फाइनल फोर में तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद जरूर जिंदा रहेगी। टीम पाकिस्तान आज 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। फखर, सलमान और उसामा की फाइनल 11 में शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस टीम का पलड़ा भारी होगा? कराची के क्रिकेट फैंस आज के मैच के बारे में क्या कहते हैं, ये बता रही हैं शव्वाला असलम। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एक इंतहाई अहम मैच आज का होने जा रहा है। पिछले 4 मैचेस में पाकिस्तान को मुसलसल जो शिकस्त हुई है, उसके बाद जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफ़ी मायूस हो चुके हैं। अभी हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं। अगर आज का मैच अच्छे रन रेट से जीते और उसके बाद न्यूजीलैंड को भी हराया, अगले तीनों मैच जीते, जो साउथ अफ्रीका के साथ कल मैच होगा न्यूजीलैंड का, उसमें भी यही दुआ कि न्यूजीलैंड को शिकस्त हो। बाबर होशाई परफॉर्मेंस अच्छी, कैप्टन से अच्छी करे, अंडर प्रेशर नहीं खेले। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ अब आने वाले 3 मैचेस में जीतना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की शिकस्त का भी अब ये जो दुआएं जो हैं क्रिकेट शायकीन वो कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। लिहाजा इनकी दुआएं आज पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। जी, वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में मुसलसल शिकस्त के बावजूद शायकीन क्रिकेट कौमी टीम से मायूस नहीं है। लाहौर ये आज के मैच के बारे में क्या कह रहे हैं, ये बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड कप का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पुरजोश भी हैं अपनी टीम को लेके कि इस दफ़ा ये मैच जो है वो यकीनन हम जीतेंगे, और बहुत सारी दुआएं भी लोग कर रहे हैं। हमारे साथ चंद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। हर बार दुआएं करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आज इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। हर बार ही सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है। इंशाल्लाह हम बाबर के साथ हैं। बच्चों का और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि बहुत पुरजोश होकर खेलें, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जरूर जीतेगा। जी, पेशावर के शहरी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करके आज मैच जीतेगी। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान की गुज़िश्ता कारकर्दगी जो है वो काफ़ी मायूस कुन रही, लेकिन अब भी चांसेस है कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। इस वक्त मैं पेशावर के एक फ़ीमेल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ फ़ीमेल प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है। ऑल्दो पिछले मैचेस में थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं उनसे, लेकिन आज के मैच में पूरी उम्मीद है कि कम बैक करेंगे और अच्छा खेलेंगे। मैं भी इनसे एग्री करती हूँ कि उम्मीद तो हम लास्ट दम तक करेंगे कि जब तक वो लोग हैं। पेशेरी अब भी पूरी उम्मीद है, कहता है कि अगर क्रिकेट टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो अब भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, आज के मैच के बारे में मुल्तान के शहरी क्या कहते हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, पाकिस्तान टीम आज अपना वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ मैच खेलने जा रही है, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो है वो शायकीन की नज़र में मायूस कुन तो रही है, लेकिन मुल्तान के जो शायकीन है क्रिकेट हैं वो अब भी जो है पुरजोश हैं और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है ऑन द डे जो है अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहाँ पे इस वक्त भी जो है जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से प्रैक्टिस की जा रही है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम जो कि अब से कुछ देर में बांग्लादेश से मद्दे मुकाबिल होगी, उसके साथ अच्छा मुकाबला करेगी, और इस दफ़ा पाकिस्तान टीम जो है मैच जीतने की पोजीशन में नज़र आती है। अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस चूँकि तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो बाकी सारे मैचेस में फ़खर जमान को ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो पूरे मैच का 5 अकेला पलट सकता है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हरा दिया, इसलिए बांग्लादेश को भी आसान नहीं लेना चाहिए, और हमें इस बार जो है ना पाकिस्तान के सभी प्लेयर से जो है ना अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह सब अच्छा खेलेंगे, बैट्समैन भी, बॉलर भी, और इंशाल्लाह बांग्लादेश को जो है ना हम ट्रीट करें। और अब आपको बताएं कि साबिक चीफ सेलेक्टर के इस्तीफे और तहकीकात का मामला, इंज़मामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आज से आगाज़ हो गया है। कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, किन पॉइंट्स पर इन्वेस्टिगेशन होगी और कितना वक्त लगेगा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने में? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहता है, और मैक्सिमम जो 1 हफ्ते के अंदर इन तहकीकात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है उसको ये बता दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये तहकीकात मुकम्मल की जाए। तमाम तर छानबीन की जाएगी। जिस कंपनी में नाम आया है जो मुबैना तौर पर साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक है कि वो उसके शेयर होल्डर हैं, उसकी तमाम तर जब से वो रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ किस किस चीजों का उन्होंने कारोबार किया और उसका क्या लिंक बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की
जो सिलेक्शन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होने का 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इंतजामुल हक का इस्तीफा सामने आया था इस मामले को लेकर, और वो उसने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। इसमें कमेटी में एंटी करप्शन एंड विजिलेंस यूनिट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके कर्नल खालिद, कर्नल अख्तर शामिल है, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद इसमें शामिल है। इसके साथ साथ कमेटी में लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और ऑडिटर फाइनेंस इसमें शामिल है, जो कि तमाम तर मामलात की तहकीकात करेंगे कि शेयर होल्डर में इंतजामुल हक के क्या ताल्लुकात रहे हैं। जी, और क्या इंतजाम का बयान भी लिया जाएगा? नहीं, इस हवाले से हमें अपने ज़राए से भी तस्दीक करना चाहिए। इंतजामुल हक को जो भी उन्होंने कहना था वो कह दिया। अब कमेटी सिर्फ और सिर्फ उनके लिंक का उस कंपनी के साथ उसकी तहकीकात करेगी और अपनी तजावीज़ चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ को भिजवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमें अपडेट करने के लिए। और अब वॉर रूम गाजा इन अपडेट्स के साथ हाजिर है। गजा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। अभी ताज़ा खबर यह है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा इस्राइली बमबारी से शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ के सबरा का कहना है कि गजा में रोजाना 420 से ज़ायद बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। इस्राइली फौज के रफा में रिहायशी इमारतों पर फजाई हमलों से एक खानदान के 18 और दूसरे खानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। वस्ती गजा में भी बच्चों और खवातीन समेत 18 अफराद जान से गए। इस्राइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8400 हो गई है। 23,000 से जायद जख्मी है। अल-कुद्स अस्पताल और यूरोपियन अस्पताल के करीब बमबारी की गई, जिससे अस्पतालों की इमारतें लरस गईं। अस्पतालों का अमला और गजा के शहरी शदीद खौफ में मुब्तला है। इस्राइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। और गजा वॉर रूम से एक्सक्लूसिव कवरेज का सिलसिला भी जारी है। जियो न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंची और इस्राइल लबनान सरहद पर एक्सक्लूसिव कवरेज की। हमारे नुमाइंदगान तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद वहां पर गए और जो तमाम तर सिचुएशन है हमें लम्हा ब लम्हा मुख्तलिफ लाइव हिट्स में हमें आगाह करते रहे, सूरत हाल से आगाह करते रहे। पहले तो अली इमरान और तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आप लोगों ने बहुत एहसन तरीके से अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के इस जर्नी के बारे में, तकरीबन 15 दिन आप लोग लबनान इसराइल सरहद पर रहे और लम्हा ब लम्हा में वहाँ से रिपोर्ट करते रहे। तारिक, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए और वहाँ पर एग्जैक्ट सिचुएशन, उसको ज़रा मंजर कशी कीजिए, एलैबोरेट कीजिए। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फोकस था वो गज़ा ही था और हम वहाँ ही जाना चाह रहे थे और अभी भी हमारी कोशिशें बरकरार हैं। लेकिन क्योंकि हमें मिस्र का वीज़ा नहीं मिल सका था और गज़ा का रास्ता मिस्र से ही है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसके बाद ये तय हुआ कि हमें फ़ौरी तौर पर उस करीब तरीन मुकाम तक पहुँचना है जहाँ से हम इस वाक़यात का ख़ुद मुशाहिदा कर सकें। तो फिर लबनान जाने का फ़ैसला हुआ और फिर हम जनूबी लबनान में एन इसराइली सरहद के ऊपर पहुँचे और वहाँ से फिर इन पूरे वाक़यात की जो वहाँ पर हो रहे थे और फिर साथ साथ गज़ा को भी हमने वहीं से ही कवर करने की कोशिश की। एज जर्नलिस्ट किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस पूरे जर्नी में? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोऑर्डिनेशन विद द लेबनीज़ गवर्नमेंट, और ज़ाहिर है अगर आप साउथ में जा रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि यू हैव टू बी इन टच विद हिज़्बुल्लाह। तो वहाँ पे भी अब वो ज़ाहिर है कि हुकूमत तो हिज़्बुल्लाह की या इस तरह का तो ऑपरेट नहीं करती, गुरिल्ला वॉरफेयर में उनका किरदार है, तो ज़ाहिर है उनका बड़ा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं टू गेट कनेक्टेड विद देम। तो इस हवाले से जो है वो बड़ी हर्डल्स हुई। फिर लैंग्वेज बैरियर एक बहुत होता है। फिर दूसरा ये कि यकीनन अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपकी ये तवक्कुआत होती हैं, एंड राइटली सो बीइंग पाकिस्तानी, कि हमारी एम्बेसी जो है वो कोई इस सिलसिले में किरदार अदा कर रही होगी। और लेकिन आप हाल देखें, और दिस में भी ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मैनी डिप्लोमेट्स एंड यू नो जो सिफारती मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, कि ME3 मिडल ईस्ट 3 के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने ईमेल की कि हम जाना चाह रहे हैं और वहाँ से आप एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करवा दें, वहाँ की हुकूमत को एक कह दें। मैच ये बोलना था कि पाकिस्तान से टीम आ रही है, तो वो ऑफिशियली ईमेल हमारी फॉरवर्ड नहीं कर पाए पाकिस्तानी एम्बेसी को। और पाकिस्तानी एम्बेसडर का भी हैरत अंगेज़ किरदार था कि इस जंग से पहले मैं उनके साथ टच में था, तो वो तक वहाँ पे इंटीमेट ऑफिशियली नहीं करवा पाए।
और ऐसा लग रहा था जैसे तारिक से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि जो सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं इसराइल और गजा, वो हमारे सफ़ीर मोहतरम ही करवा रहे हैं। तो ये जो जलील अब्बास जिलानी है उनको देखना चाहिए, जलील अब्बास जिलानी साहब को, कि उनकी एम्बेसीज किस तरह ऑपरेट कर रही है। एक जूनियर अफसर अमानुल्लाह थे, उनको ये फिक्र रहती थी कि उनकी सैलरीज डिलेज हो रही हैं, तो मुमकिन है सैलरी की वजह से वो ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तारिक और अली, आप लोग वहाँ सिचुएशन देख के आए हैं, करीब तरीन आपने सिचुएशन देखी है। जिस तरह आखिरी दिन हमने आपका जो फुटेज देखी कि आप लोगों के होटल से भी लोग चले गए, सिर्फ एक मुलाजिम रह गया था। तो तारिक, क्या सिचुएशन है इस वक्त ऑन ग्राउंड? इस वक्त हमास, लबनानी अथॉरिटीज़ क्या सोच रही हैं, पर्टिकुलरली उस एरिया के बारे में बताएं, और सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रहे हैं या ये मज़ीद संगीन होगी? देखिए, लबनान बहुत पेचीदा सियासत है लबनान की, और वहाँ पर कई ग्रुप्स हैं। अब लबनान गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कि वो वहाँ पर किसी भी ग्रुप को इजराइल और लबनान बॉर्डर जो है उसके ऊपर ऑपरेट ना करने दे और वहाँ से इसराइल के ऊपर कोई दबाव ना बने। लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह किसी हद तक ज़रूर दबाव डाल रही है। इसके अलावा जो दूसरी तंजीमें, जैसा अल-फजर ब्रिगेड का नाम आ रहा है, जिसने अभी हाल ही में कार्रवाइयाँ वहाँ शुरू की हैं, तो लबनान बॉर्डर से कुछ दीगर जो हमास के भी ग्रुप हैं उन्होंने भी ऑपरेट किया है। अल-फजर जो कि लबनानी लोगों की तंजीम है, उन्होंने भी जो बॉर्डर के ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और हिजबुल्लाह ने भी की हैं। तो ये मामला वहाँ पे बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। तो अमन तो नहीं है, जुनूबी लबनान मुतासर हो रहा है, पूरा लबनान भी मुतासर होगा उसकी वजह से, और बॉर्डर कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। अच्छा, मुकामी अथॉरिटीज़ आपसे भी वही सवाल के क्या सोच रहे हैं, क्या अगली हिकमत अमली इनकी क्या? देखिए, एक उससे पहले ये हम ज़रूर जिक्र कर लें कि जियो न्यूज़ की अचीवमेंट्स क्या रही। यकीनन हम जब बॉर्डर पे पहुंचे तो इसराइली फैंस जो 20 फीट 25 फीट ऊंची जो उन्होंने वेस्ट बैंक पे भी लगाई हुई है, यहाँ पे भी बॉर्डर इसराइल का भैया, तो राइट डायरेक्टली हमारी वहाँ से हिट रही 9 बजे के बुलेटिन के लिए। फिर पीछे हमारे इसराइल का बॉर्डर दिख रहा था, यानी जो दीवार है वो दिख रही थी। फिर उसके बाद हमने करियत शमूना के तरफ इलाका है लबनान का, वो कदरे ऊँचा है, तो नीचे इसराइल की ज़मीन जिसे मकबूजा फ़लस्तीन कहते हैं वो नज़र आ रही थी। इसराइल की हमने चौकी जो है वो शूट की। तो इस हवाले से जो है वो जियो की जो कवरेज थी वो बड़ी एक्सक्लूसिव थी कि हम राइट एट द बॉर्डर पहुंचे, जबकि साउथ एशिया का वाहिद पाकिस्तानी चैनल है जो नॉट ओनली मुबशर साउथ एशिया बट हम अगर सार्क कंट्रीज़ की बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो जाहिर है यहाँ पे खास है, और एशिया की भी, पैसिफिक की भी बात कर लें तो हम सिर्फ थे वहाँ पे, सिर्फ अरब मीडिया था, CNN की एक टीम आई थी जिससे हम टच में रहे, और अल जजीरा था। जाहिर है कि वो अल जजीरा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो वॉर कवर करने आए हुए हैं, वो उनकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर? देखिए, बड़ा कॉशियस काम वहाँ पे लबनान में तस्वुर करते हैं। लबनान की जो मौशी सूरत हाल है वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है कि जो अगर फुली हिज़्बुल्लाह का जो माशी विंग है वो अगर सोच रहा होगा तो वो इस तरह से सोच रहा होगा कि मौशी सूरत हाल नहीं है कि वो अपने लोगों को मुश्किल में डालें। और ऐसी सूरत हाल में जबकि इस्लामिक रूट्स रखने वाले तैयब अर्दगान डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म तक नहीं कर पा रहे, यानी एल्सवेयर का भी जो रवैया है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हिज़्बुल्लाह जो है वो ऑल आउट वॉर लाइक 2006 में अपने लोगों को, कारोबार को, और ज़ाहिर है उनकी एक सपोर्ट है उसको वो मुश्किल में डालना चाहेगी। एक लिमिटेड है, लेकिन हिज़्बुल्लाह का हमेशा एक सरप्राइज़ रहा है, उसका हॉलमार्क रहा है कि वो सरप्राइज़ देती रहती है। तारिक, मुख्तसरन आप भी अगर बता सकें मुकामी लोगों से आपकी क्या बात हुई और वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मुकामी लोग तो ज़ाहिर है कि खौफ में मुब्तला हैं, और 2006 की जो वॉर रही थी जिसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वो उनके जहनों में ताज़ा है, इसीलिए वो इस इलाके को छोड़ के चले गए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सहाफ़ियों की हैसियत से उस जंग को कवर करना जिसका एक फ़रीक इसराइल हो हमेशा से मुश्किल रहा है। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ख़ुद गज़ा के अंदर 28 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिली शहीद हुई है, बहुत एहसन तरीके से अपनी लेकिन हम आपसे शहादतें हुई हैं, मजीद भी बात करते रहेंगे। तारिक अबुल हसन, अली इमरान सैयद, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये काम अंजाम दिया। कवरेज का सिलसिला जियो न्यूज़ पर गजा वॉर रूम से जारी रहेगा। तुर्बत के इलाके नासिराबाद में मुसल्लह अफराद ने हमला करके थाने में पनाह लिए हुए 4 मजदूरों और एक पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। कत्ल किए गए मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मोहलत आज ख़त्म हो रही है। मुल्क भर से आए अफगान खानदान बाब दोस्ती के जरिए वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। दूसरी तरफ चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर एहतजाज भी हो रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नूर जमाना चकजई। बाब-ए-दोस्ती पर पैदल आमद के लिए नए शराइत के नफाज के बाद पाकिस्तान ने पेपर तस्करा पर अफगान बाशिंदों का जो स्पिन बोल्दक से ताल्लुक़ रखते रिवायती तरीके से आते रहे थे, अब उस पर पाबंदी के लगाने के बाद अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों का अफगानिस्तान में स्पिन बोल्दक दाखिला बंद कर दिया है, जो कि दोनों जानब से अब 1.5 लाख बना हुआ है। जबकि यहाँ के जो 30,000 के करीब जो लोग बेरोज़गार हो चुके वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जिसने बाब-ए-दोस्ती के करीब पाक अफगान बैन अल-अक़वामी शहरा पर धरना दे रखा है। हमारे साथ कबाइली रमा हाजी महमूद अचकजई मौजूद है। तो हो नहीं सकता, हमारे आधा घर उधर है, एक भाई इधर एक उधर है। ये बॉर्डर जो है ये तोरखाम के बरक्स बॉर्डर है, ये उस तरह नहीं है। सुबह जाते उधर रोजगार करते 500,000 रुपये कमाते लाते। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। कराची में सुल्तानाबाद हाजी कैंप पर कैंप बना दिया गया है, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तारिकीन वतन को लाया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ आज जो डेडलाइन है वो कंप्लीट हो रही है और उसके बाद रात 12 बजे के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। उन्हें जो है वो एक जगह जमा किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो कैंप बना दिया गया है। न्यू हाजी कैंप के अंदर जो है ये सुल्तानाबाद के इलाके के अंदर ये कैंप बनाया गया है और यहाँ तमाम तर अमले को भी पहुंचा दिया गया है। मुख्तलिफ तैयारियां जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है। यहाँ बाकायदा कैंप्स भी लगाए गए हैं और साथ साथ जो खैमा बस्ती है वो भी यहाँ कायम की जा रही है। तमाम तर इंतजामात को जो है वो न सिर्फ जायजा लिया जा रहा है बल्कि इस हवाले से तमाम तर तैयारियां भी जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। जी, गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस अपने ममालिक जाने की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। इस हवाले से पेशावर में कायम आरजी कैंप में भी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तफसीलात जानते हैं नादिया सुबुही से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के नासिर बाग के आरजी कैंप में, जहाँ गुंजाइश जो है वो 2000 अफराद की है। यहाँ पर तिब्बी सहूलियात समेत दीगर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो यहाँ पर आने वालों को दी जाएंगी। यहाँ पर नादरा का अमला भी मौजूद है जो यहाँ पर आएंगे, उनका डाटा कलेक्ट करके उनको बायोमेट्रिक करा के उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन के बाद उनको यहाँ से भेजा जाएगा तोरखम बॉर्डर पे। महकमे दाखिला के मुताबिक है गुज़िश्ता रोज 11,382 अफगान महाजिरीन अपने वतन वापस गए और यूँ अगर हम बात करें 17 सितंबर से अब तक तो 82,900 के करीब जो अफगान महाजिरीन हैं वो अपने वतन वापस जा चुके हैं।